तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे घटना चक्र के चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र की चैप्टर नंबर 2 जो कि है वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आपको घटना चक्र में कंपाइल किए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव समाज जो है वो विलक्षण समाज होता है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। अगर हम ऑप्शन देखें इसमें तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए हमको दिया गया है। वो आश्रित होता है संस्कृति पर, वो आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर, वो आश्रित होता है धर्म पर या फिर विज्ञान पर। तो आप डिस्कस सोचिए जरा, और अगर आपको आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। और मैं आपको बताता हूँ इसका जो आंसर नंबर होने वाला है, आंसर होने वाला है वो है संस्कृति पर, क्योंकि संस्कृति एक ऐसा कारक है जो कि किसी भी समाज को विलक्षणता की ओर अग्रसर करती है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में साफ शब्दों में आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसमें कहा गया है कि मानव समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। ठीक ना। जैसे कि अगर हम देख ले जाए, इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करें कि आपको अगर रहने का कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो आपके पास कितनी सारी धन दौलत क्यों ना दे दी जाए, जो अर्थव्यवस्था का एस्पेक्ट है उस आशय में मैं कह रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी धन लिए रहें, अगर आपको उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना नहीं आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे धर्म में भी मतलब होता है, कहा जाता है धार्यते इति धर्म, यानी कि जो धारण करने योग्य हो वो धर्म हो। तो वही सारी चीज़ें हैं, जब आपको एक विशेष संस्कृति होगी तो उसी के आधार पे आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो मानव समाज विलक्षण है। किस वजह से? क्योंकि वो आश्रित होता है संस्कृति पर। तो अब आंसर नंबर 2 देखते हैं हम। आंसर नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से, आंसर नंबर 3 में क्या है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ठीक है ना, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस युग से संबंधित है। ऑप्शन में दिए गए हैं आपको 4 युग। पहला युग है प्राग ऐतिहासिक युग, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक युग, तीसरा ऐतिहासिक युग और चौथा उत्तर ऐतिहासिक युग। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन से ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए और इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी कि अर्ध ऐतिहासिक युग से जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। अर्ध ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा युग जिस युग में मतलब आपको लिखित प्रमाण तो मिल जाते हैं लेकिन उनको आप पढ़ नहीं सकते हो, तो ऐसे युग को हम अर्ध ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको मिल जाएगा। फिर बताया जा रहा है लेखन कला के ज्ञान के अभाव में काल ज्ञान से पहले का कालखंड अर्ध ऐतिहासिक कालखंड होता है। यानी कि भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड जो है वो अर्ध ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। कब से कब तक का? 2500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का जो कालखंड है वो हमारा अर्ध ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस कालखंड में जो हमको लिखित प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन उस लिपि को या उस शैली को हम पढ़ने में असक्षम हैं। तो इस वजह से ये हमारा अर्ध ऐतिहासिक कालखंड कहलाता है। और आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक कालखंड की सभ्यता है क्योंकि यहाँ लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात, मैंने जो आपको बताया वही, यहाँ पे हमको लिखित प्रमाण तो मिल जाते हैं लेकिन उसको पढ़ ना सकने की वजह से उसका इतिहास निर्माण में कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। ठीक ना, गैर आर्य मतलब आर्य सभ्यता कैसी थी? आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, आपको पता होगा कबीले में लोग रहते थे, पूर्णतः जो था कहीं ना कहीं वो पशुओं पर निर्भर हुआ करते थे, कृषि करते थे। ठीक है ना। तो ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, अपनी, ऑप्शन नंबर बी अपनी, उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन नंबर सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ठीक है ना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा?
फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है, आंसर होने वाला है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। आपने पढ़ा हुआ इसके जो नगर थे वो जाल की तरह बिछे थे, नालियों का उचित प्रबंधन था, ठीक है ना। जबकि जो हमारी आर्य सभ्यता थी, आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ पे लोग घुमंतु जीवन जीते थे, कृषि पर पूर्णतः निर्भर थे, वहाँ पे व्यापार का कोई विशेष प्रावधान नहीं था, ठीक है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। तो यही प्रमुख कारण है जो कि वैदिक आर्य संस्कृति को सिंधु सभ्यता से अलग कर देती हैं। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंपल सा दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो थी वो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है ना। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्य सभ्यता से भी पहले की सभ्यता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए, ऑप्शन देखेंगे, ऐसा लिपि के कारण, नगर नियोजन के कारण, तांबे के कारण, या फिर मृद भांडों के कारण, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि अगर वैसे हम देखें एक्सप्लेनेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मृद भांड मिले होते थे वो अधिक अच्छे हुआ करते थे, ठीक ना। और जो कि आर्यों की संस्कृति थी, वहाँ पे जो मृदभांड मिले हैं वो उतनी उच्च क्वालिटी के नहीं होते थे। तो इस वजह से जो जितना प्राचीन होता है वो उतना ही बेहतर होने की कोशिश की ओर अग्रसर होता है। तो ये प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी मृदभांड हो जाएगा। और इसका अगर एक्सप्लेनेशन हम देखें तो एक्सप्लेनेशन में आपसे बताया गया है कि एक्सप्लेनेशन में आपसे ये देखिए मिल गया। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान, ठीक है ना, मतलब कारण क्या है, इसमें कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। प्राकृतिक साक्ष्यों में अलग, मतलब वही अलग मृदभांड की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति चित्रित मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित है। तो ठीक ना, यानी कि बस वही कहा जा रहा है कि जो मृदभांड थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो अधिक विकसित थे, और आर्यों की संस्कृति के जो मृदभांड थे उनकी अपेक्षा कम विकसित थे। तो ये प्रमुख कारण है जिसके आधार पर हम दोनों में भेद कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, ठीक है ना। फिर वही एक क्वेश्चन आपने जो पीछे किया लेकिन उसका फॉर्मेट बदल गया है, यानी कि पूछ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता से किस वजह से अलग थी। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन नंबर बी आपसे कह रहा है कि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। एवं डी है उपयुक्त सभी, ठीक है ना। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक दूसरे से भिन्न थी। इसका प्रमुख कारण क्या था, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा कि इनके चित्रलेखीय लिपि, ठीक है ना। इसका जो आंसर होने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उपयुक्त सभी कारण जो दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसके सटीक उत्तर हो जाएंगे। जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ पे बेहतर जीवन की सुविधाएं थी, यानी कि वो अगर नगरीकृत सभ्यता थी, ठीक है ना, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो सुविधाएं हैं वो उच्च श्रेणी की होंगी। और उसके अलावा क्या कहा जा रहा है, उसके अलावा इनके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी, और क्या होगा, इनके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी कारण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग करते हैं। यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उस सभ्यता के लोगों के पास में रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। और
ये प्रमुख कारण जो दिए गए हैं थे, जो कि हमारे वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग करते हैं। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लें तो एक्सप्लेनेशन में आपसे क्या बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों पर भिन्न थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीकृत थी, ये हमने पहले ही देख लिया। फिर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। यानी कि जब बात लोहे की आ जाए तो भले ही संस्कृति और सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आगे थे, लेकिन उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, उनको शस्त्र चलाने का भी ज्ञान नहीं था, मतलब शास्त्रों का ज्ञान नहीं हुआ करता था, या शस्त्र शास्त्रों के बारे में वो निपुण नहीं थे। जबकि वहीं शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञान के बारे में वैदिक सभ्यता अधिक आगे चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ठीक ना। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रमुख स्रोत शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो स्रोत क्या हो जाएंगे, शिलालेख होंगे। शिलालेख कैसे होंगे, जब शिलालेख पे जो लिपि अंकित करी गई है उसको हम पढ़ ही नहीं सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि शिलालेख होंगे। ऑप्शन नंबर बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, फिर वही बात, जब लेख हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं हड़प्पा संस्कृति के, तो हम कैसे उनकी जानकारी के बारे में, वहाँ की रहन सहन के बारे में कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, ये होगा नहीं क्योंकि 2 ऑप्शन कट चुके हैं। अब बच रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक खुदाई, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वही एग्जैक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार फिर से देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई, ना कि शिलालेख या फिर और कुछ। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में आपसे बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। मैंने यही बात आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, ठीक है ना। यानी कि कौन सा कारक है जो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो वो शिलालेख है। फिर ऑप्शन नंबर बी पुरातत्व संबंधी खुदाई है। ऑप्शन नंबर सी मोहरों पर लिखावट या फिर धार्मिक ग्रंथ। तो सेम क्वेश्चन है, केवल पैटर्न बदला है, तो इसमें भी सारे ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें बचेगा कौन, पुरातात्विक संबंधित खुदाई, तो इसका आंसर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत वहां पाई गई मुहरें हैं, या फिर बर्तन जेवर हथियार और औजार हैं, या फिर मंदिर या लिपि है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। मैंने आपको बताया पुरातात्विक अवशेष ही एक ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 10 में हमसे एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, मिलान करने वाला। ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक ना। तो इसमें हमने क्या करना है, तो पहले दिया गया है कि एम रफीक मुगल, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा इनका मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उस हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। क्या बात ये सही है कि गलत है, हमको ये बताना है। फिर ऑप्शन नंबर बी है, इंजीनियर जे.एच. मैके का मानना है कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन विलर का मानना था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ था। फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी, अमलानंद घोष का मानना था कि हड़प्पा का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हो। तो इसमें से जो हमारे
तीन ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तीन के तीनों सही हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है एम रफीक मुगल का जो मानना है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। ऐसा इस वजह से कि जो हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से प्रेरित थी, ना कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा लिया था। अगर इसमें देखें तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होने वाला है, रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ठीक है ना, यानी कि जो बात इसमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, इसी ही बात का इन्होंने खंडन किया है। इनका ये मानना कतई नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित है, बल्कि इनका ये मानना था कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और आगे हम ऐसे सीरीज को कंटिन्यू रखते रहेंगे। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।